तो यहाँ तक आते आते हमने जो जीवन एस ट्रांजिशन चेक पॉइंट देख लिया है ना। तो अब हम बताएंगे जब एक बार सेल है तो अगर जीवन एस चेक पॉइंट से पार हो गई या पास हो गई, यानी इसको मिलेगा ग्रीन सिग्नल, तो उसके बाद जाएगी नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, वी कॉल दैट एज एस फेज। क्लियर? सो एस फेज और it is also known as synthesis phase. Synthesis phase or sometimes also known as synthetic phase. तो ये जीवन एस फेज का चेक पॉइंट जब सेल पार करेगी तो नेक्स्ट फेज में आएगी जीवन, सॉरी एस फेज में आएगी, सिंथेटिक फेज में आएगी। ठीक है? एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि नहीं, एक बार मैंने शायद आपको बताया इससे पहले कि जो एस फेज है इसका जो मोस्ट इवेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए थे या जो इसके रॉ मटेरियल्स चाहिए थे वो ऑलरेडी जी1 फेज बने हैं। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए, इसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। ये एंजाइम्स और रॉ मटेरियल्स पहले ही बने हैं किसमें? जी1 फेज में। क्लियर? यहां तक आया समझ? जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसमें क्या होगा कि डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोसोम replicates या copies itself, कॉपी बनाता है। क्लियर? नाउ इससे क्या होता है कि हर एक क्रोमोसोम के पास एक और क्रोमैटिड बनता है, वी कॉल दैट एज सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है? ईच क्रोमोसोम इज नाउ कंपोज्ड ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। एज अ रिजल्ट each chromosome is now composed of two sister chromatids. हर एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं which are held together। कौन इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके है? by a primary constriction. What is that called? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर हमने ऑलरेडी देखा था। सेंट्रोमेयर क्या है? हेटेरो constitutive heterochromatin, isn't it? Heterochromatinized DNA होता है। क्लियर? Now the amount of DNA per cell doubles. ठीक है? जो amount of DNA है, the amount of DNA per cell doubles. जो DNA का amount था वो डबल हो जाता है if the initial amount of DNA is denoted by, if the initial amount of DNA is denoted by 2C, twice C, यानी डिप्लॉय नंबर क्या है? 2 कॉपीज है हर एक क्रोमोसोम की। ठीक है? तो फाइनल क्या आएगा? 4C। आ रहा है समझ? चलिए, now then it increases to 4C, then it increases to 4C। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान रखो इधर। मान लीजिए ये सेल में क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसके कितने कॉपीज होंगे डिप्लॉयड सेल में? 2। कितने कॉपीज होंगे? 2 कॉपीज होंगे क्रोमोसोम नंबर 1 के। अब जो ये सेल इंटरफेस आ गई तो इस क्रोमोसोम में भी यहाँ पे भी
अलग से यहां से अलग से क्या बनाया, अपनी कॉपी। इस क्रोमोसोम में यहां से और यहां से बनाई अपनी एक कॉपी। क्लियर? तो जो क्रोमोसोम नंबर 1 है इसके कितने कॉपीज है, अब 4 कॉपीज। एम आई क्लियर? कितने कॉपीज हो गए, पहले डिप्लॉयड सेल में कितने कॉपीज होती है, 2। आफ्टर एप्लीकेशन यानी एस फेज के बाद कितने आ गई, 4 कॉपीज। आया समझ? सो ये जो दिस इस और इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर? एंड इन दो को, ये वाले को, इनको बोलते हैं होमोलॉगस पेयर। होमोलॉगस पेयर। तो after completion of, very very important, after the completion of S phase, how many sister chromatid of each chromosome, 2। टोटल होमोलॉगस पेयर में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, 4। सिस्टर क्रोमेटिड्स 2 ही होंगे, लेकिन क्रोमो ये जो होंगे होमोलॉगस पेयर में 4 टोटल क्रोमेटिड्स होंगे क्रोमोसोम। है क्लियर? तो एक क्रोमोसोम जिसकी ऑलरेडी 2 कॉपीज थी, अब उसकी बनती 4 कॉपी। वही आपने लिखा, इट इज if originally it was denoted by 2C, अब after this it will be denoted by 4C। C मतलब आया समझ? क्लियर? समझ आया कुछ? चले देन नेक्स्ट, ये याद रखना है लेकिन however this is important to note, however there is no increase in chromosome number। क्रोमोसोम नंबर, चलो इस सबको अच्छे से समझना है, ठीक है? ऐसे इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो ना है वो देखा इधर आगे। एस फेज से पहले मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है या सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जेनेटिक मटेरियल दो, लेट्स सपोज क्रोमोसोम नंबर 1 है। क्रोमोसोम नंबर 1 में 2 कॉपीज होंगी, एक मैटरनल एक पैटर्नल। तो किसी भी डिप्लॉयड सेल में हर एक क्रोमोसोम की होती है 2 कॉपीज, जिनको आप क्या बोलोगे, 1 मैटरनल 1। इन 2 कॉपीज यानी को मिलके हम बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर 1। आया समझ? 2 कॉपीज, 1 मैटरनल 1 पैटर्नल, मिलके क्या बोलेंगे इनको, क्रोमोसोम नंबर 1। तो क्रोमोसोम नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, क्रोमोसोम नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, इसके क्या है, इट इज हैविंग 2 होमोलॉगस, यहां बोलेंगे होमोलॉगस पेयर है, होमोलॉगस पेयर है। असल में ये 2 क्रोमोसोम्स हैं जिनको आप क्रोमोसोम नंबर बोलते हो, होमोलॉगस पेयर का बना है। एक मां से आया है, एक मैटरनल है, एक पैटर्नल है। तो नॉर्मल सेल में बिफोर एस फेज हर एक क्रोमोसोम के होते हैं 2 कॉपीज, और उन 2 कॉपीज को मिलके हम बोलते हैं होमोलॉगस पेयर। क्लियर? अब जब एस फेज हो जाएगा तो इस होमोलॉगस पेयर में ये वाला क्रोमोसोम है, तो दोनों क्या करेंगे, ये अपना बनाएगा सिस्टर क्रोमैटिड, ये अपना बनाएगा सिस्टर क्रोमैटिड। दोनों हेल्ड टुगेदर होंगे कहां पे, सेंट्रोमेयर पे। आया समझ यहां तक? लेकिन अब भी इन ऑल दीज 4 दीज विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोम नंबर 1। अभी भी इनको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो इसे नंबर सॉरी साइज तो इंक्रीज हो रहा है, क्रोमोसोम की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आया समझ? एम आई क्लियर? तो वही हमने लिखा, क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड बाय 2C, then it increases to 4C. However, there is no increase in chromosome number. Clear? क्रोमोसोम नंबर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, आया समझ? चल नेक्स्ट, इसमें और क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन? सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ये भी किस फेज में होते हैं, एस फेज में।
हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? These are बेसिक प्रोटीन्स। क्या है? बेसिक प्रोटीन्स है जिनका काम क्या होता है? डीएनए की कॉइलिंग कराना, जिनका काम होता है डीएनए का क्रोमोसोम बनाना, जो क्रोमैटिन फाइबर है उससे क्रोमोसोम बनाना। ठीक है, आया समझ? तो क्रोमोसोम बनाने के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन चाहिए वो भी डबल होता है एस फेज। क्लियर? In animal cells, DNA replication begins in the nucleus during S phase, and centrioles duplicate in the cytoplasm. ठीक है? Now, याद रखना है कि जो S phase है इसमें जो DNA replication है, DNA replication है, this begins in कहां पे होगा DNA replication? न्यूक्लियस में। एंड इसके अलावा एक ऑर्गेनल होती है वो भी इसी में डुप्लीकेट किया जाता है, वी कॉल दैट एज सेंट्रियोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जो एनिमल सेल्स है उनमें एक स्पेशल टाइप की ऑर्गेनल होती है कॉल्ड सेंट्रियोल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। सेंट्रियोल इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल कब करता है डुप्लीकेशन? इट इज डुप्लीकेटेड इन एस फेज। एक तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, दूसरा एस फेज में सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हुआ, और सेंट्रियोल की में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स या एनिमल सेल्स। क्लियर? एक रिपीट करते हैं। एस फेज में क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, जो ओरिजिनल नंबर था उसका डबल बन जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो जाएगा। इसमें एस फेज में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स भी डबल होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा सेंट्रियोल जो कि एनिमल सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो भी डबल हो जाएगा। ये सेंट्रियोल आगे जाके डीएनए की सेपरेशन में काम आए। क्लियर? देन द नेक्स्ट, जल्दी करो, नोट इट आउट। द नेक्स्ट फेज विल बी G2 or gap 2 phase. G2 or gap 2 phase. G2 phase में क्या होता है? This is the last stage of interphase. Interphase का last subphase है. Clear? Now it is present between S phase and M phase. Present between S phase of interphase and M phase. M phase की कौन से फेज में होगा? पहला क्या आता है? प्रोफेज। तो प्रोफेज और सिंथेटिक फेज के बीच जो टाइम होगी उसी को आप बोलते हो गैप टू फेज। Now what happens in this phase? Final preparation of M phase occurs during this phase. Final preparation of M phase occurs during this phase. So the final preparation of M phase occurs during this phase. इसमें क्या बनता है? स्पेशल materials required for M phase or M phase or synthesized during this phase. इस फेज में क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन जो कि चाहिए किसमें? एम फेज में वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ये आगे जाके कहां आएंगे? स्पिंडल बनाने में। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो एम फेज में चाहिए, जो अभी बचे हैं जिनको सिंथेसाइज नहीं किया गया, वो गैप 2 फेज में सिंथेसाइज हो जाए। नाउ इन दिस फेज
mitochondria, chloroplast, Golgi bodies. In this phase mitochondria, chloroplast and Golgi bodies are duplicated. If you remember, तो हमने बोला G1 फेज जो है उसमें सारी ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट करती है एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक एंडोप्लास्ट और गोल्गी बॉडीज, और वहां पे एक और सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल किसमें होते हैं? एस फेज। तो ये याद रखना है, एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडीज का रेप्लिकेशन। क्लियर? चलिए, then DNA synthesis stops at this stage, at this phase, but synthesis of RNA proteins, जो DNA synthesis है, DNA synthesis stops at this phase, However, RNA and other proteins, RNA, proteins extra required for next phase are synthesized. तो इस फेज में डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट यानी स्टॉप हो गई है कंप्लीटली, लेकिन आरएनए अभी भी सिंथेसाइज हो रहा है और इसी तरीके से बाकी के जो प्रोटीन्स हैं वो भी सिंथेसाइज हो रहे हैं। क्लियर? ना इसके बाद लगेगा द सेकंड चेक पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज G2 to M transition. We call that G2M checkpoint. G2M checkpoint. Clear? G2M checkpoint. In this checkpoint, check क्या हो रहा है? Cell checks for DNA damage and ensures that DNA replication is done without any error. Cell checks for किसलिए चेक करती है? जो S फेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो गया था उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। सो सेल चेक्स फॉर डीएनए डैमेज, यानी जो S फेज में सिंथेसिस हुआ उसका कोई डैमेज तो नहीं है डीएनए में, वो चेक करेगी। अगर डैमेज डीएनए हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरी सेल ही ब्रेक डाउन हो जाएगी आगे जाके। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ोगे इंशाल्लाह जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे, वी से दैट जो रेप्लिकेशन है ये एररलेस होती है, ऑलमोस्ट एररलेस होती है, डीजेनरेट होती है। डीजेनरेट का मतलब होता है एररलेस होती है, इसमें एरर का बहुत कम चांसेस होता है क्योंकि डीएनए में चेंज आ गई तो इसका मतलब बात गड़बड़ है, वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस फेज में क्या सबसे पहले चेक किया जाता है? डीएनए डैमेज तो नहीं हो गया एंड इंश्योर्स दैट रेप्लिकेशन इज डन विदाउट एरर्स। ये चेक पॉइंट क्या करता है? ensures that replication has taken place without any error. तो G2M चेक पॉइंट क्या करता है? चेक डीएनए डैमेज को, ठीक है, ताकि ये क्लियर करे या ये देखे कि इंश्योर करे कि जो रेप्लिकेशन हुई है उसमें कोई एरर नहीं आया। लेट्स सपोज अगर कोई एरर आ गया है, इफ देयर इज एनी एरर व्हाट विल हैपन? इफ देयर इज एनी एरर तो ये सेल नए से वापस जाएगी और इस एरर को रेक्टिफाई करेगी। आया समझ? एरर लेके नहीं जा सकती है एम फेज में, ये क्या करेगी? एरर को ठीक करेगी सबसे पहले। So if there is any error, then what?
DNA replication, then cell pauses, allowing the cell to undergo error in replication. अगर कोई एरर है रेप्लिकेशन में तो फिर क्या होगा, सेल पास हो जाएगी, it is cell cycle to rectify the error. ठीक है, सेल पास करता है सेल साइकिल को और रेक्टिफाई करना है एरर. क्लियर? Now then, if errors are not rectified, अब अगर डैमेज बहुत ज्यादा हो गया, if errors are not rectified, if error rectified ठीक नहीं हो गया, यानी बियॉन्ड डैमेज, बहुत ज्यादा डैमेज है तो एरर ठीक नहीं हो पा रहा है, then what will happen? Then जो सेल है, cell will go into programmed cell death. Programmed cell death. And programmed cell death को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस. सेल क्या करेगा? एपोप्टोसिस करेगा. एपोप्टोसिस कैसे होगा? याद रखना, इसमें लाइसोसोम releases hydrolytic enzymes और इसकी वजह से होता है ऑटोलाइसिस. तो सिंपली पुट G2 M फेज में क्या चेक में क्या चेक करता है कि जो रेप्लिकेशन इस फेज में हुई है क्या वो 100% एक्यूरेसी के साथ हुई है. अगर कोई एरर हुआ तो वापस आएगी सेल या पास करेगी सेल साइकिल को और उस एरर को ठीक करेगी. अगर कोई एरर ठीक नहीं हो पा रहा है तो ये सेल आगे सेल साइकिल नहीं करेगी, लाइसोसोम्स को सिकुड़ जाएगा, एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे और सेल हो जाएगा प्रोग्राम सेल डेथ यानी ऑटोलाइसिस. क्लियर? कल हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट स्टेप प्लीज.